शुक्रिया रजत जी। आज भी जम्मू कश्मीर में जबरदस्त एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं। पिछले 7 दिनों में 8 एनकाउंटर हुए हैं और इनमें 11 आतंकी मारे जा चुके हैं। कश्मीर में भारतीय फौज की गोलियों से पाकिस्तान में बहुत खौफ है, डर है। अब तो इमरान सरकार को अक्टूबर में ही सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा डराने लगा है। फेयर फैक्टर इतना ज्यादा है कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक मोदी फोबिया दिखने लगा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पाकिस्तान के शहरों में डर का सायरन क्यों गूंज रहा है। इस्लामाबाद में अचानक अमित शाह की चर्चा क्यों शुरू हो गई? इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। पाकिस्तान को दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी इंडिया ने दी है, इसको सीरियस लेना चाहिए या बस सिर्फ बात की है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज गर्म होने वाला है। गोवा में अमित शाह ने जो कहा उस पर लाहौर से रावलपिंडी तक क्यों बहस हो रही है? अमित शाह की स्टेटमेंट को आपके पाकिस्तान के इंटरनल हालात के साथ भी अटैच करूंगा कि आपके दुश्मन आपको कैलकुलेट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बॉर्डर पर बेवकूफी का इंतजार है। अमेरिका ने जो इस खित्ते के लिए पॉलिसी रखी है उसमें प्राइमेसी भारत को उन्होंने दे दी है और वो भारत के ही मुफादात को लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजने की वजह क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं अमित शाह ने गोवा में क्या कहा और पाकिस्तान में इस बयान को किस तरीके से दिखाया जा रहा है। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। अमित शाह एक सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रहे थे जो 5 साल पहले भारत ने किया था। इसकी गवाह पूरी दुनिया है और पाकिस्तान इसे आज तक छिपाता और झूठ बोलता रहा है। अब पाकिस्तान के टेलीविजन सेट्स पर यह आवाज गूंज रही है और 5 साल बाद पाकिस्तान को फिर वही दिन याद आ रहा है। अब वहां के एक्सपर्ट्स खुद कह रहे हैं कि इस बयान में इमरान बाजवा के लिए वार्निंग छिपी हुई है। इस वक्त साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, अगर उसको स्टेटमेंट की हद तक नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके माजी के एक्सपीरियंसेस भी हमारे सामने है और वो ये है कि भारत के जो होम सेक्रेटरी है अमित शाह, जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज एड हैं और बीजेपी को रन कर रहे हैं इस वक्त, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। और गो के माजी में भी रिसेंटली इमरान खान ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मान लिया कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान का डर बता रहा है कि उस पर 2 बार सटीक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तभी तो इमरान बाजवा सहित पूरा मुल्क डरा हुआ है। इमरान सरकार ने काफी देर सोचने के बाद इस पर रिएक्शन दिया, जिसे सुनकर सबको भरोसा हो गया कि पाकिस्तान इस बार भी कुछ नहीं करेगा। यानी जो सरकार बयानों तक से जवाब नहीं दे पाई वो सीमा पर क्या खाक जवाब देगी? भारत को लेकर के किसी ने बयान ही नहीं दिया। वजीर दाखिला जो कि छोटी मोटी तो वो तो एवं ही बस दाग देते थे बयान, वो बोले ही नहीं है। और फॉरेन ऑफिस ने भी एक घिसी पिटी सी एक जवाब दिया है। अमित शाह साहब ने कहते हैं जिस तरह तालाब में एक पत्थर फेंका है और उसके रिपल इफेक्ट, मैं सुबह से आज बल्कि इस पे रिसर्च कर रहा हूं, देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। एक इंडिया के ऐसे एक सिलसिले से गुजर रहा है और दुनिया ने उन्हें खुली छुट्टी दे रखी है। और उसकी दुनिया की भी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया आज मॉस्को के सोल सुपर पावर अमेरिका है और अमेरिका इज लीडरलेस है। वो कह कुछ नहीं सकता, कर कुछ नहीं सकता। वो खुद अपने अफगानिस्तान से भागे हुए हैं, बड़े बुरे तरीके से उनके अपने इश्यूज चल रहे हैं। अमेरिका इंटरनल इश्यूज में चल रहा है, तो इस वक्त इंडिया को एक खुली छुट्टी मिल रही है। इंडिया से आया बयान सुनकर पाकिस्तान में सन्नाटा है। इमरान खान को अब अपनी टेरर पॉलिसी की चिंता हो रही है।
तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक के डर से इमरान को पाकिस्तानी आतंकियों पर खतरा दिख रहा है। आजकल पाकिस्तान जो भी आतंकी कश्मीर भेजता है उसमें से ज्यादातर का खात्मा लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही हो जाता है। अब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के खौफ को समझिए। इससे पहले हुई दोनों सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दुनिया के ज्यादातर देशों ने भारत का ही साथ दिया। पाकिस्तान ने चीख चीख कर बताया, लेकिन ग्लोबल लेवल पर किसी को भी इमरान खान पर भरोसा नहीं। सब मानते हैं कि अगर इंडिया ने हमला किया है तो सही ही होगा। एक चीज व्यूअर्स जो मुझे परेशान करती है, और इसको मैंने बरमला बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में कहा भी है, और वो ये चीज है कि जब लास्ट 2019 में जब मामलात खराब हुए थे, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूं, एलओसी पे क्या होता है वो तो एक और बात है। जब इंटरनेशनल बॉर्डर पे हुए थे तो इंडिया ने जब बालाकोट में स्ट्राइक की तो पूरी दुनिया ने, किसी ने ये नहीं कहा था कि ये स्ट्राइक गलत है, बल्कि मेजॉरिटी मुमालिक ने तो दबे लफ्जों में ये भी कह दिया ये इंडिया का एक लेजिटिमेट राइट है। किसी ने ये नहीं कहा कि जो भारत कर रहा है वो गलत कर रहा है और इसको नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन नहीं करनी चाहिए थी। वो कहते हैं जी हम तो टेरर कैंप्स के पीछे गए हैं। अब ये जो नैरेटिव है टेरर कैंप्स के पीछे जाना, इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन करना को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ओके कर दिया। वजीर आजम को हर तरफ से मुश्किलों ने घेर लिया है। एक तरफ आतंकियों के मारे जाने का डर, दूसरी तरफ आईएसआई चीफ मामले पर बाजवा की नाराजगी। कहा जा रहा है कि इमरान की अपनी कैबिनेट भी उनके साथ नहीं है। मुल्क में हर तरह की अफवाहें सामने आ रही हैं। इमरान का साथ देने का दिखावा कई लोग करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो खुद पाकिस्तान के नए वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कहती है ना, कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रह जाती हैं, और कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश में दम निकले तो वो इंशाल्लाह पूरी नहीं होती। शाह साहब आप खान साहब के साथ खड़े सर, आप कहा जा रहा है आपने शेरवानी तैयार कर ली है, हम मेरे साथ खड़े हैं भाई। सर सुने आप वजीर आजम बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई वजीर आजम बने रहना चाहता है तो दूसरे मंत्री टॉप पोजीशन के लिए अपना नाम बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर को खतरे की कोई चिंता नहीं, और डिफेंस मिनिस्टर ने तो अपना डिपार्टमेंट पहले से ही जनरल बाजवा को सौंप दिया है। ऐसा लग रहा है मानो मुल्क में लीडरशिप नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब पाकिस्तानी सेना के एक रिटायर्ड जनरल की बातें सुनिए। वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने इंडिया को अपनी फेवरेट देशों के लिस्ट में टॉप रैंकिंग दी है, और पाकिस्तान कहां है उसका तो कहीं नाम ही नहीं है। वज़ीर दाखिला हैं इंडिया के अमित शाह, उनका स्टेटमेंट आया है। जनरल साहब मैं आपके सामने रख रहा हूँ सवाल, जनरल अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स हम करेंगे। अमेरिका ने जो इस खित्ते के लिए पॉलिसी रखी है उसमें प्राइमेसी भारत को उन्होंने दे दी है, और वो भारत के ही मुफादात को लेके चल रहे हैं। और ये उन्होंने स्टेटमेंट जो एंडी इसने शर्मन ने दी थी वहां पे इंडिया में, उसमें उसने वादे कर दिया था कि हमने डिआइफिनेट कर दिया और कोई अभी हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ा पापड़ बेले हैं, हर बंदा हमारा शाह मोहम्मद कुरैशी साहब से लेके कोई फर्द नहीं जिसने बार बार कहा कि जी हम ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, उन्होंने मुंह नहीं लगाया क्योंकि उनकी पॉलिसी बदल चुकी है। और हमें उन्होंने, जो हम डरते हैं जिस चीज से, उसमें तो उन्होंने पहले ही फंसा के रखा हुआ है। आपने एफएटीएफ के मामला में जो कुछ कर सकते थे कर दिया, 99.9% इंप्लीमेंटेशन होगी, आप ग्रे लिस्ट में पड़े हुए, क्योंकि अमेरिका नहीं आपको निकालना चाह रहा। इस समय पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आईएसआई चीफ, जिसमें इमरान और बाजवा दोनों बिजी हैं। पाकिस्तान के कप्तान को अपनी सत्ता छीनने का डर है, सबको सिर्फ अपनी अपनी चिंता है, यानी मिलकर मुकाबला करने के बदले पाकिस्तान खुद से ही लड़ रहा है। अमित शाह की स्टेटमेंट को आपके पाकिस्तान के इंटरनल हालात के साथ भी अटैच करूंगा कि आपके दुश्मन आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपकी इंटरनल पॉलिसी को देख चुके हैं कि आपके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं, और वहां से वो बढ़ के मार रहे हैं। वो जूते आपस में जूते मार रहे हैं सारे। कोई किसी कह रहा है तू जेल है, तो दूसरी कह रही तू चुड़ैल है, वो अपनी जूते कर रहे हैं। ये जूतों वाली कैबिनेट जो है वो बाकी इस पे स्टेटमेंट नहीं देगी, क्योंकि उनका दिस इज नॉट देयर प्रायोरिटीज आर। वो इंटरनल इश्यूज से उनसे जान छूटे एक दूसरे से तो आगे चले वो। और मैं हैरान हूं कि वो हमारे शेख रशीद साहब तो मशहूर है कि हर चीज को जुगत में टाल देना, वो भी बिल्कुल चुप बैठे हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब तो है नहीं, मोहित यूसुफ साहब इस वक्त फॉरेन ऑफिस को चला रहे हैं।
सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताया तो जनरल बाजवा रावलपिंडी से कराची पहुंच गए। मेड इन चाइना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान की सेना में शामिल कर लिया। दावा है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से लैस है जो 100 किलोमीटर दूर तक अटैक करेगा। फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल का भी मुकाबला करेगा। अब पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है, पाकिस्तान की तैयारी क्या है सारे मामले के ऊपर? आज पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, अगर इन्होंने ये कहा है कि तो आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी एक विजिट किया है और उस विजिट का मतलब भी यही था कि अनयूजुअल विजिट था इस किस्म के अटैक्स के लिए, इस किस्म की तैयारियों के लिए, और एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर भी आज बात हुई है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान ने इस वक्त क्या किया है? पाकिस्तान के पास जो इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम है वो चीनी साख्ता है, क्योंकि पाकिस्तान चीन की टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक रात गए पाकिस्तान ने उस चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है, हाई अलर्ट के ऊपर है। अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान बर वक्त जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके लिए बाकायदा एक प्रोग्राम हुआ। जनरल बाजवा ने जाकर फोटो क्लिक कराई और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ने इसे दुनिया का बेस्ट सिस्टम बताना शुरू कर दिया। हालांकि सच्चाई यह है कि चीन और पाकिस्तान सहित सिर्फ वही देश इसे इस्तेमाल करते हैं जो चाइनीज सिस्टम लगाने के लिए मजबूर हैं और जिनका बजट भी बहुत कम है। अब पाकिस्तान जो है उसके हवाले से बड़ी दिलचस्प अपडेट्स आई हैं। आप नाज़रीन किराम सबसे पहले ये ट्वीट देखें। पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस कमीशंस चाइनीज HQ-9P हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम हिमार्ड्स। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स चाहे जितने कसीदे पढ़ें, सब जानते हैं कि चीन के बने हुए सिस्टम की कोई गारंटी नहीं। इसी साल पाकिस्तान ने चीन से एक और एयर डिफेंस सिस्टम LY-80 खरीदा था। तब चीन के इंजीनियर पाकिस्तान में 2 महीने तक रहे, लेकिन फिर भी सिस्टम नहीं चला। पाकिस्तान ने ऐसे 6 सिस्टम खरीदने की डील की थी। यानी ये चाइनीज माल सिर्फ दिखाने की चीज है, ये दुश्मन का मुकाबला तक नहीं कर सकता। आप पाकिस्तान की मजबूरी समझिए। चीन का पहला हथियार नाकाम हो गया, लेकिन मजबूर इमरान सरकार ने दोबारा घटिया चाइनीज माल ही खरीदा। पाकिस्तान में इस समय इंडिया के एक हथियार S-400 की बड़ी चर्चा हो रही है। इंडिया ने रूस के साथ डील की और अगले 2 महीनों में यह सिस्टम भारत की सीमा पर तैनात हो जाएगा। ताकत और रेंज के मामले में यह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से 4 गुना अधिक पावरफुल है। और दुनिया में जितने अवेलेबल एयर डिफेंस सिस्टम है उन सब में सबसे बेहतर है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये रशिया का बनाया हुआ फिजाई दिफाई निजाम है। ये जमीन पे नस्ब किया जाता है। ये दुनिया के तेज तरीन तैयारों को, दुनिया के सबसे बुलंद उड़ने वाले तैयारों को, दुनिया के तमाम ड्रोन्स को, दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका जेट्स को, तमाम को निशाना बना सकता है। हत्ता कि अगर कोई तैयारा उड़ के आपकी तरफ आ रहा है तो उसको बहुत जल्दी ढूंढ के और उसको एक्यूरेट टारगेट बना सकता है। यानी जो दुनिया की ताकतवर तरीन फिजाइया है वो भी इस एयर डिफेंस सिस्टम के सामने नाकाम है। S-400 पाकिस्तान में S-400 की तारीफ की एक और वजह है। सुपर पावर अमेरिका ने इंडिया पर यह डील रोकने का प्रेशर बनाया था, लेकिन भारत ने किसी के नहीं सुनी और वही फैसला किया जो देश के लिए सही था। जबकि पाकिस्तान की सरकार एक फोन कॉल पर ना जाने कितने यू टर्न लेने के लिए तैयार रहती है। हो सकता है चाइना और पाकिस्तान मिलकर कोई बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जो इसका मुकाबला करे, लेकिन इस वक्त दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम यही है और ये रशिया के पास है। चंद मुल्कों ने लिया है जिनमें तुर्की शामिल है और अब भारत इसको ले रहा है। ऐसे हथियार जो एटमी मवाद ले जाने की सलाहियत रखते हैं, ये उनको भी नाकारा बना सकता है और उनको भी टारगेट कर सकता है। ये बहुत तेज है और बहुत शानदार काम करता है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा इस हथियार से डरता है और यह हथियार बहुत कारामद और तगड़ा हथियार है। अमेरिका दुनिया भर के मुमालिक में जोर डालता है कि वो ये हथियार ना खरीदें। इसके आने की खबर से पाकिस्तान का खौफ बढ़ गया है। अब इमरान आसमान देख रहे हैं और बाजवा अपने बॉर्डर की जमीन छान रहे हैं। दोनों को डर है अगली स्ट्राइक ना जाने कहां से होगी। और इधर सिंघू बॉर्डर मर्डर केस में गिरफ्तार हुए सरबजीत सिंह का मेडिकल हो चुका है। इस वक्त हरियाणा पुलिस सरबजीत से पूछताछ कर रही है। अभी कई और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस जबरदस्त एक्शन में है और हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कल दोपहर तक हरियाणा पुलिस बड़ा खुलासा भी कर सकती है, क्योंकि जो कुछ लखबीर सिंह के बारे में पता चला है उससे सिंघू बॉर्डर पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।
आखिरी इच्छा पूरी कर दो महाराज ग्रंथ साहब जी। 2 मिनट थले तार दो वेले इच्छा की है आखिरी इच्छा दस दे जिन्हें आज बता देना बंदे दे नाल इन्हां तो जुत्तियां वजणियां सिर ते तैनूं अग ला के फूक देना तो चीमे ला मेरे बड़े थले ला दो नहीं सही दस बंदा किसे कर गल बता देना अपने मुंह रूप गल करा देना थोड़ा थले ला दो थले ता लावांगे तू आखिरी बंदे नाल गल करा दे इतना ही कराएंगे गल सुन हेलो तू टाइम नहीं राड़ पाਉਣਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇ ਤੂੰ ਲਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਗਾ ਸੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮਝਿਓ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਆਣਾ ਦਿਨ ਉਹ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਵੇਖੀ ਜਾ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਪੁੱਤ ਐਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਹੈ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾ ਨੌ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਨਾ ਚੀਮੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਮੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ सिंधु बॉर्डर में जिसको मार के लटकाया गया वो कौन था, कहां से था, पहले उसकी पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड जानिए। नाम लखवीर सिंह, पिता का नाम दर्शन सिंह, गोद लेने वाले पिता हरनाम सिंह, रिश्ते में फूफा लगते हैं, उम्र 35 साल, बच्चे 3 बेटियां, पता पंजाब के तरनतारन जिले का चीमा खुर्द गांव, जाति दलित, क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं, राजनीतिक पार्टी से संबंध किसी से नहीं। लखबीर सिंह के साथ जो कुछ किया गया उसको दिखा पाना और देख पाना दोनों ही मुमकिन नहीं है। ब्लर वीडियो तस्वीरों में भी लखबीर की पहचान करना मुश्किल है। ये लखबीर सिंह उर्फ टीटू की तस्वीर है। ये फोटो तब की है जब वो सही सलामत था। लखबीर किसान आंदोलन क्यों गया था? क्या वो आंदोलन का हिस्सा था? वहां आता जाता था? यहाँ किसी साजिश के तहत उसको भेजा गया था? कई सवाल हैं, कई दावे हैं, कई थ्योरियां हैं, लेकिन सच एक ही है। वो सच जानने के लिए पहले लखबीर सिंह के गांव जाना होगा। पंजाब के चीमा खुर्द गांव के इसी घर में फिलहाल लखबीर सिंह रहता था। ये लखबीर सिंह की बुआ महिंदर कौर का मकान है। यहाँ पर वो अपनी बहन और भतीजी के साथ रह रहा था। लखबीर सिंह की बीवी 5 साल पहले ही अपनी बच्चियों समेत मायके चली गई थी। लखबीर सिंह का व्यवहार कैसा है? क्या वो लड़ाई झगड़ा करता था? क्या वो किसी धर्म का अपमान कर सकता है? लखबीर को लेके उसके पड़ोसियों की क्या राय है, वो सुनिए। रहने वाला ही थे पर मुंडा बहुत शरीफ ही पता ते किते करदा होगा थोड़ा बहुत तकरीबन बाकी ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆਂਡ ਗਵੰਡ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਉਹ लखबीर के गांव से इतना पता चला कि वो नशा करता था। इसी वजह से उसकी पत्नी उससे अलग हो गई थी। लेकिन गांव वालों का इतना जरूर कहना है कि लखबीर किसी का बुरा नहीं कर सकता, खासकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ लखबीर कब सिंधु बॉर्डर गया? वो सिंधु बॉर्डर क्यों गया? क्या लखबीर आंदोलन का हिस्सा था? जब इन सवालों की पड़ताल की तो बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। गांव वालों का कहना है कि लखबीर तरनतारन के बाहर नहीं जाता था। सिंधु बॉर्डर के बारे में उसको पता तक नहीं था। गांव वालों को शक है कि कोई लखबीर को लालच देकर सिंधु बॉर्डर ले गया। 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਝੋਨਾ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਢੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਗਰ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਗਰ ਖਲੋਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਵੀ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੇਤੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਇਹ ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਘਟਨਾ ਕਰਵਾਈ ਆ।
लखबीर के पड़ोसियों ने, गांव वालों ने जब सिंघू बॉर्डर में उसकी हत्या का दर्दनाक वीडियो देखा, तब उनको मालूम पड़ा कि लखबीर सिंघू बॉर्डर में था। उसकी मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇਰਾ 10 ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੌ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨੌ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਸ ਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਮੈਂ ਬਦਵੀ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਨੌ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਮਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕੀ ਇੱਕ ਗਾਟਾ ਹੈ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੇਗਾ ਗਾਟਾ ਥੋੜਾ ਲਾਂਗੇ ਗਾਟਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੜਫ ਮਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੂਈ ਵੱਢਾਂਗੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੰਗੋ ਟੰਗ ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। लखबीर की बहन राज कौर के मुताबिक लखबीर का निहंगों के साथ उठना बैठना था और वो 13 अक्टूबर को मंडी जाने की बात कहकर घर से निकला था। तब से वो कहाँ था, क्या कर रहा था, किसी को कुछ नहीं पता। काम कर दी नहीं ते बस पैसे लेके चले गया, कहंदा मैं चबाल चलिया मंडी च, कहंदा हफ्ते बाद आऊंगा मैं। इन्ना क्या मैनू सवेरे खबर पता लगी, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਂਢਣ ਭਾਬੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਮੰਡੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ गया। फिर मैं रोंदी रोंदी घरे आ गई। हमारी दूसरी टीम सिंघू बॉर्डर पर पूरी वारदात की तहकीकात कर रही थी। क्या लखबीर निहंगों के साथ रहता था? क्या निहंग उसको पहले से जानते थे? जब यही सवाल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से किया गया तो एक और सच सामने आया। पिछले कुछ समय तो निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਵਖਤੇ 3:30 ਹੋਣ ਜਾਂ 3:45 ਹੋਣ ਲਗਭਗ ਇਹ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। और जो कुछ सिंघू बॉर्डर पर हुआ है उसके बाद जो अभी बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सरबजीत सिंह नाम के एक निहंग को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुरदासपुर का ये रहने वाला है, यानी लखबीर सिंह की हत्या का आरोपी सरबजीत सिंह, निहंग सरबजीत सिंह, उसे हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब उससे पूछताछ होगी और कौन कौन लोग शामिल थे उसके बारे में उससे पूछा जाएगा। तो एक बड़ी खबर इस वक्त कुंडली बॉर्डर से सोनीपत पुलिस ने सरबजीत सिंह नाम के निहंग को गिरफ्तार किया है। लखबीर सिंह की हत्या के आरोप में ये गिरफ्तार हुआ है और अब जाहिर बात है जब ये गिरफ्तार हुआ है तो और कौन कौन लोग शामिल थे जिस तरह से निर्मम हत्या की गई लखबीर की। तो अब ऐसे में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अब सुबह 5 बजे से आप अंदाजा लगा सकते हैं इतना वक्त बीत गया है, लेकिन अब ये गिरफ्तारी हुई है सरबजीत सिंह की और इसके बाद अब कई कड़ियां जुड़ेंगी। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुए, जिस तरह से लोगों की आवाज़ें आ रही थी, बात करने की आवाज़ें, लगातार वो रहम की भीख मांग रहा था और फिर बीच बीच में वो ये भी कह रहा था लखबीर की उसे मार डालो, क्योंकि उस तड़प रहा था दर्द से, उसका हाथ काट दिया गया था, उसका पाँव काट दिया गया था और फिर जिस तरह से उसके शव को लटका दिया गया पुलिस के बैरिकेड के ऊपर। और वो तस्वीरें ऐसी हैं जिसको देखना, दिखाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि अब जो ताज़ा खबर है वो ये कि निहंग सरबजीत सिंह, इसकी गिरफ्तारी हुई है। सोनीपत पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये गुरदासपुर का रहने वाला है। सिंधु बॉर्डर में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या सियासी साजिश है, निजी रंजिश है, या ये बेअदबी यानी धर्म के अपमान का मामला है? इसके पीछे का सच जानने और निकालने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ऑन लोकेशन पहुंचे। स्पॉट पर क्या कुछ हुआ उसको देखा, चश्मदीदों से बात करने की कोशिश की। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर से एक वीडियो इंटरनेट पर आपने देखा होगा जिसमें एक शख्स का हाथ और पांव काटा गया है और उसके शव को लटका दिया गया है। ठीक हम उस डेरे के सामने हैं जहां ये वारदात हुई। ये वो पुलिस का बैरिकेड है जिस पर लखबीर, जो कि तरनतारन का रहने वाला था, उसका शव टांगा गया था। पुलिस ने इस रस्सी को काटकर उसके शव को बरामद किया गया है और ये डेरा है। सरदार जी, ये कौन सा डेरा है अपना, कहाँ का डेरा है ये? डेरा जी वो देखो लिखा है मोयादी मंडी। तो ये मोयादी मंडी का डेरा है
कहा जा रहा है, कथित तौर पर आरोप ये लगे कि बेअदबी हुई है, यानी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई है, जिसकी सजा लखबीर को दी गई और इस तरीके से उसको लटका दिया गया। जब तस्वीर सामने आई तो उसमें एक हाथ और एक पांव कटा हुआ था। ये डेरा है और ये डेरे की तस्वीर अपने आप में यहाँ की हकीकत बयां कर रहे हैं। पीछे एक बस है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब रखी गई है, आगे यहाँ निहंग सिख सेवादार जिसको कहते हैं वो रहते हैं और यहाँ 2 पोस्टर लगे हुए हैं जो सबके सामने है और इन ठीक पोस्टर्स के सामने यहाँ लखबीर के शव को लटकाया गया, जहां पुलिस ने सुबह बरामद किया। काफी मशक्कत के बाद 2 चश्मदीदों ने कैमरे के सामने आकर पूरी वारदात के बारे में डिटेल में बताया। आपने पकड़ा था उनको? जी, हॉस्पिटल जो देख रहे हैं पीछे आप आए हैं, हाँ, वो पीछे हॉस्पिटल के सामने पकड़े, फिर जेडी पोथी है, हाँ, वो यहाँ पर रख रही हो, बस देने कितने रखी है। तो फिर जब कितने लोग इकट्ठे हो गए थे उस वक्त तक? उस वक्त 7-8 की उस वक्त होते हो गए, कोई इतने करा तो कमाल वाले। अच्छा, तो सारे निहंग थे अपने? ये साइड के ऊपर पड़ी थी। अच्छा, ये देखो क्या है? कचरा है। अच्छा, पूरा कचरा है। अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या मेरा उधर ले गई जथेबंदी को, हाँ, फिर फौजा ने, फिर बहुत फौजा उठे इकट्ठियां हो गई। फौजा मतलब निहंग सिख? हाँ जी, इकट्ठे हो गए। आपने पकड़ा था? हाँ जी, ये पकड़ने वाले बंदे हैं। अच्छा, एक सवाल, एक सेकंड, कितने बजे का वक्त था ये? 3:30-4 बजे के करीब है सवेरे। 3:30-4 बजे सब सो रहे होंगे? नहीं, आज ही जाग रहे थे। लोग जागते होंगे उस समय ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, आप जाग रहे हो? हाँ जी, ये तो कुछ भी कर सकता ना, जो तीली रखी है आग भी लगा सकता था। अच्छा, उसके हाथ में माचिस थी। पोथी लेकर वहाँ वो अस्पताल के आगे उन्हें रख कर फिर वापस आ रहा था, तलवार हाथ में पकड़ी है। आप पकड़ने वाले में थे उनके? हाँ जी, इन्होंने पकड़ा। हाँ जी, नशे में लग रहे थे? हाँ, नशे में। अच्छा, फिर क्या हुआ? सरकार ने भेजा था, फिर महाराज ने जो किया, जो महाराज ने सौदा लाया, जो लाया। अच्छा, सौदा लाया मतलब? सौदा लाया मतलब जो किया उसने किया। कैमरे के सामने क्या हुआ, क्यों हुआ, ये समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो वीडियो इस वक्त देश दुनिया में वायरल हो गए हैं वो डरा रहे हैं। टिमके ने क्या कृपान चक्की है, तड़फ के मरेंगे, गट्टा थोड़ा लाएंगे, गट्टा लग रहे तो मुक्ति मिल जूगी, तड़फ मरेगा, इतना तो दूरी बढ़ांगे। दशहरा मनाना आए खलो के बब्दी की तो उस बंदे ने कफोलती नहीं लाई, अपनी लत्तां दे नाल चल के थाने गया, अपनी लत्तां नाल चल के पीछे हट जाओ ते इत्थे 5 भाई बोलदा है ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ। राह छड़ देना पिछे नाम दस, नाम ना दस, गर्दन भी ला दें, कोई गल नहीं। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਕੋਟ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। फिर मारा स्वरूप क्यों चक्या ते पहला कहना सी मैंने फलाने पे जा नौ लेंदा सी 10 हुण तेनु पुट्ठा टंगे जा ला दिया हुण एंड आउट होना, हुण तो कहना भी सच बोलना, ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਖੜਿਆ ਇੱਥੋਂ हैं? जिन्ना बंदे ने इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, उनकी पड़ताल कहां तक पहुंची, पुलिस को किस पर शक है, कातिलों की कब गिरफ्तारी होगी, ये तमाम सवाल हमारे रिपोर्टर अभय पराशर ने सोनीपत पुलिस से पूछे। सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से बेरहमी से हत्या की गई, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसपी सोनीपत मौजूद हैं जशनदीप सिंह जी। उनसे पूछते हैं, सर अब तक की जांच कहां तक पहुंची है और शुरुआत में आप लोगों को क्या कॉल मिली, कितने बजे आपकी टीम स्पॉट पर पहुंची? देखिए, हमारे पास सुबह लगभग 5 बजे ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि कुछ बंदों ने एक आदमी को वहां पे बंधक बना रखा है, जिसके ऊपर उसको वहां पे हमारी पुलिस टीम एएसआई संदीप कुमार और हमारे एसएचओ साहब वहां पे पहुंचे और वहां पे जो बंधक था वो मृतक अवस्था में मिला और उसका एक हाथ काट रखा था और पूरी मौके का हमारी पुलिस टीम द्वारा मुआयना किया गया। अभी तक फरार हैं ये जो आरोपी हैं या आप लोगों के टच में है, संपर्क में है, और निहंग ही हैं वो लोग जिन्होंने ये हत्या की है? देखिए, अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो जब तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हो जाती तो मैं उसके बाद ही आपको पूरे फैक्ट्स डिस्क्लोज कर पाऊंगा। जैसा सोनीपत के एसपी
सरबजीत की गिरफ्तारी इस पूरी वारदात को सुलझाने की पहली कड़ी है, क्योंकि सिंधु बॉर्डर में मौजूद निहंगों का कहना है लखबीर ने पवित्र ग्रंथ की बेअदबी की थी। वीडियो में दिख रहा है कि लखबीर की बहुत बेरहमी से हत्या की गई, जबकि लखबीर के गांव वालों का कहना है लखबीर को सिंधु बॉर्डर के बारे में पता भी नहीं था, कोई उसको वहां जरूर लेकर गया होगा और पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिंघू बॉर्डर में जो कुछ हुआ है वो एक दिन का मसला नहीं है, अभी कई राज खुलने बाकी हैं, अभी कई किरदार सामने आने बाकी हैं, अभी और गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि सिंघू बॉर्डर में अभी कितने कातिल मौजूद हैं इसका खुलासा अभी बाकी है। और अब बात विजयदशमी की। पूरे देश में आज धूमधाम से दशहरा मनाया गया, जगह जगह रावण दहन हुआ, लेकिन विजयदशमी के बहाने आज सियासत भी खूब हुई। सुबह विजयदशमी पर मोहन भागवत ने हिंदुत्व की बात की, तो शाम को शिवसेना की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राम कथा सुनाई और लोगों को बताया कि संकट के समय भगवान राम के साथी कौन बने। तो कुल मिलाकर विजयदशमी पर सियासत भारी पड़ी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व विजयदशमी, अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक दशहरा, राजनीतिक संदेशों और सियासी शक्ति प्रदर्शन का भी मौका होता है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शस्त्र पूजा हो या फिर मुंबई में ठाकरे की दशहरा रैली, गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ की साधना या दिल्ली की रामलीला में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी, इनमें बड़े सियासी संदेश भी छुपे हुए हैं। पहले तो मुझे नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती थी, दरवाजे पर टक टक होती तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर किसी ने कहा तुम भाजपा में जाओ, अब भाजपा पे जाने के बाद मैं कुंभकर्ण जैसी नींद सो सकता हूं, दरवाजे पर ठोका तो भी उठता नहीं हूं। विजयदशमी का त्योहार काफी दिनों से शिवसेना की दशहरा रैली के लिए मशहूर रहा है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने दशहरा रैली की परंपरा शुरू की थी। बाल ठाकरे हर साल दशहरे पर शिवाजी पार्क में विशाल रैली करते थे। बाल ठाकरे के बाद पार्टी सुप्रीमो बने उद्धव ठाकरे दशहरा रैली को संबोधित करते आए हैं। सीएम बनने के बाद ये उद्धव ठाकरे की दूसरी दशहरा रैली थी, लेकिन कोरोना के चलते ये दोनों ही रैलियां शिवाजी पार्क की बजाय इंडोर हॉल में आयोजित की गईं। इस साल शिवसेना ने दशहरा रैली मुंबई के षणमुख नंद हॉल में केवल 50% कैपेसिटी के साथ आयोजित की। मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे कोविड प्रोटोकॉल तोड़ते नहीं देखना चाहते थे, हालांकि उन्होंने अपने भाषण में विरोधियों को नहीं बख्शा। कारण काही जणांना असं वाटतं जे बोलत होते मी पुन्हा येईन, ते बोलतायत आता मी गेलोच नाही, बस तिकडे आहे तिकडेच। पण जे संस्कार असतात, जी संस्कृती असते ती हीच असते। जे माझ्या आजोबांनी शिकवलं, माझ्या वडिलांनी आणि आईने शिकवलं मला, ही पद काय आहेत, सत्ता तरी काय आहे, परत येतील जातील परत येतील, सत्ता येईल जाईल परत येईल, ती आली पुन्हा येईल, पण कधीही मी कोणीतरी आहे अहमपणा तुझ्या डोक्यात देऊ नको, ज्या क्षणी तुझ्या डोक्यामध्ये हवा जाईल त्या क्षणी तू संपलास। आणि नेहमी जनतेशी नम्र राहा, तो प्रयत्न मी माझा करत असतो, नम्रपणाने आशीर्वाद घेत असतो। आणि हे आशीर्वाद हीच तर ताकद आहे, हे मागून कोणाला मिळत नाहीत। हे खरं वैभव आहे, हे खरं ऐश्वर्य आहे। हे जोर जबरदस्तीने मिळत नसतात, ते कमवावे लागतात आणि ती कमवण्याची परंपरा ही मिळालेली आहे आपल्याला। दशहरा रैली के साथ ही उद्धव ठाकरे ने कुछ ही महीनों में होने वाले बीएमसी के चुनावों का आगाज कर दिया है। बरसों से बीएमसी पर काबिज शिवसेना को हटाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। वहीं हाल ही में हुए जिला परिषद और विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी पर मिली जीत से शिवसेना उत्साहित है। इसका असर उद्धव के भाषण पर भी दिखा। उन्होंने सेंट्रल एजेंसी के दुरुपयोग से लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल पूरा न करने के बयानों को लेकर बीजेपी को टारगेट किया।
आणि अंगावर आल्यानंतर शिंगावर घेण्याची भाषा करणार असाल तर स्वतःमध्ये हिंमत आणि धमक असेल तर, आणि तर द्या. ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स ह्याच्या माध्यमातून देऊ नका. मी सुद्धा आज पक्ष प्रमुख म्हणून जर आव्हान द्यायचं झालं तर माझ्या या मर्द शिवसैनिकांच्या माध्यमातून देईन, त्यांच्या ताकदीवरती देईन. मुख्यमंत्री म्हणून देणार नाही. नाहीतर आव्हान द्यायचं आणि पोलिसांच्या मागे लपायचं, याला नामर्द म्हणतात. हे मर्दाचं लक्षण नाही, हिंदुत्वाचं तर नाहीच नाही. दशहरा रैली में अपने भाषण में उद्धव ने अगर बीजेपी को निशाने पर लिया तो अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। जाहिर है उद्धव की दशहरा रैली में भी तमाम सियासी संकेत छुपे हुए थे। उन्होंने इस मौके पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुत्व पर दिए बयान पर भी सवाल उठाए। गेल्या वर्षी सुद्धा जे मोहनजींनी सांगितलं होतं हिंदुत्व म्हणजे काय, मी आणले त्यांची वाक्य ही आणलेली आहेत. पण एक मुद्दा मी स्पष्ट करू इच्छितो की आमचं हिंदुत्व म्हणजे काय. आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे. आणि शिवसेना प्रमुखांनी अनेकदा सांगितलेले आहे, तुम्ही सुद्धा त्याला साक्ष आहात, की पहिल्यांदी आपण माणूस म्हणून जन्माला येतो, जात पात धर्म हा नंतर आपल्याला चिकटतो. मग काय करायचं आहे, धर्माचा अभिमान असायला पाहिजे, धर्म पाळायचा पाळला पाहिजे. पण प्रत्येकाने आपापला धर्म आपल्या घरात ठेवायचा आणि घराबाहेर जेव्हा मी पाऊल टाकतो तेव्हा हा माझा देश, हाच माझा धर्म असलाच पाहिजे. हे आमचं हिंदुत्व आहे. शिवसेना खुद को ओरिजिनल हिंदुत्ववादी पार्टी कहती रही है। उद्धव ने भी अपने भाषण में साफ किया कि हिंदुत्व के एजेंडे के चलते ही वो बीजेपी के साथ रहे, लेकिन जब बीजेपी ने वादा तोड़ा तो उन्हें अलग होना पड़ा। हिंदुत्व को लेकर बीजेपी और शिवसेना की इस खींचतान के बीच आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी पर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और राजनीति को लेकर कई संदेश दिए। भारत से किसी भी भारतीय के रिश्ता लेन देन का नहीं है। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत के अंग हैं। कश्मीर की जनता को उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा। इस दृष्टि से शासन के, समाज के दोनों के प्रयास चल रहे हैं और बढ़ने चाहिए, उसमें गति आनी चाहिए। हर साल की तरह इस बार भी नागपुर में संघ के मुख्यालय में विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की गई। इस मौके पर संघ मुख्यालय में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुंबई में इजराइल के कॉन्सुलेट जनरल कोब्बी शोशानी की मौजूदगी ने भी सुर्खियां बटोरी। संघ के कार्यक्रम में इजराइल के दिग्गज राजनयिक की मौजूदगी अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। इजराइल मुस्लिम कट्टरपंथियों का निशाना बनता रहा है तो भारत भी इस्लामिक उग्रवाद का शिकार रहा है। ऐसे में इजराइल के कॉन्सुल जनरल की मौजूदगी ने बहुत से टॉकिंग पॉइंट दे दिए। अपने भाषण में मोहन भागवत ने ऐसे कई मसलों पर राय रखी जो आगे चलकर सियासी तौर पर अहम होने वाले हैं। इसमें पहला नंबर है बढ़ती आबादी का। 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए, क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। इसमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहता है। मोहन भागवत का जनसंख्या नीति की मांग करना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि इससे पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी नई जनसंख्या नीति बनाने पर काम शुरू कर चुकी है। वहीं उत्तराखंड सरकार भी इस बारे में सर्वे करा रही है। संघ और बीजेपी से जुड़े कई नेता देश में मुसलमानों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ने का दावा कर चुके हैं। जाहिर है राम मंदिर और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद संघ प्रमुख ने एक तरह से बीजेपी के सामने नया सियासी टारगेट रख दिया है। वैसे संघ प्रमुख ने भारत विरोधी ताकतों की सक्रियता पर भी चिंता जताई। भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है, ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारत की है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की, व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।